हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोटेल एकेडमी की ओर से। मैं हूं अमित। ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं इसमें 2011 से लेकर 2021 तक के आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज हम हिस्ट्री के 2021 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब ये हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन क्लास होगा। अगर आप चाहते हैं कि 2011 से लेकर 2020 तक भी देखें तो आपको कोटेल एकेडमी मिशन यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 2021 की ओर। अगर आप 2011 से लेके 2021 तक रेगुलर देखोगे, सारे के सारे वीडियो देखोगे, तो आप पाओगे कि आपके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका है उसी में बदलाव आ गया है। क्योंकि बार बार उन क्वेश्चन को सुन के वही तरीका अपना के आप लोग भी उसी तरीक़ों को अपने आप से अपना लोगे, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इसलिए वो जो वीडियो हैं 11 से लेकर 20 तक, उनको भी आज अच्छे से देख लेना आप लोग, जब भी आपको टाइम मिले। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? इनके नाम अगर आपने कभी पढ़ रखे हों तो ठीक है, नहीं पढ़ रखे हों तो फिर ये क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नाम शायद आपने पढ़ रखा होगा, वो है भवभूति का। इनने एक रचना की है, उसका नाम है उत्तर रामचरित्र। उत्तर रामचरित्र, ये इनकी रचना है। कभी ये आपको पता हो तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे कि ये लोग नाटककार थे। बस इतनी सी बात थी। अगर आपको क्षेमेश्वर या फिर हस्तिमल्ल का भी नाम पता है तब भी इसका आंसर निकल सकता था। अगर नाम नहीं पता तो तकलीफ हो सकती थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये फिर से वही थोड़ा फंसने वाला क्वेश्चन है, बस एलिमिनेशन से इसका आंसर निकल सकता है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है। ए, अजंता गुफाएं बाघौरा नदी की घाटी में स्थित हैं। पता क्या मतलब, गोदावरी, गंगा, सिंधु सारी नदी पढ़ ली, बाघौरा ही बची थी, वो यूपीएससी पढ़ा रही है तो कोई पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि बाघौरा नदी इतनी फेमस नहीं है कि आप उसको पढ़ो। दूसरा, सांची स्तूप चंबल तो कम से कम सुन के रखा होगा। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है, ये तो आपने पढ़ रखा होगा। तो ये जो है चंबल नदी पढ़ रखी होगी, सांची के बारे में पढ़ रखा होगा। सांची में अशोक के द्वारा स्तूप बनाया गया था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध स्तूप है वो वाला। तो ये चंबल नदी घाटी में नहीं है ये मध्य प्रदेश में ही, मतलब चंबल के एकदम पड़ोस में नहीं, थोड़ा दूर है चंबल से, लेकिन है। बेतवा नदी आप कह सकते हो कि बेतवा नदी के काफ़ी पास है सांची स्तूप। दूसरा, पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा घाटी में स्थित है, ये भी गलत है। ये जो पांडुलेनी या गुफाएं हैं ये नासिक महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ पे? नासिक महाराष्ट्र में। और नासिक में आप जानते हो कि नर्मदा का क्षेत्र नहीं है। अगला है अमरावती स्तूप गोदावरी। ये तो फिर ये आपके लिए आसान था एलिमिनेशन, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कृष्णा नदी के क्षेत्र में आता है। तो अगर 3 एलिमिनेट आप कर पा रहे हो, लेकिन इसके लिए ठीक ठाक समझ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ हो सकता है आप जब क्वेश्चन पेपर घर पे सॉल्व करो तो आसान हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में इतना प्रेशर झेलने के बाद रात भर नींद नहीं आती है, फिर भी आपको सॉल्व करने हैं 100 क्वेश्चन, उस समय ये क्वेश्चन निकालना टफ पड़ सकता था। तो आंसर है ए। लेकिन अगर आप इतना सोच पाते तो आपको फ़ायदा मिलता। तो बाघौरा नदी, आपको नया फैक्ट मिलता फिर कि अजंता गुफाएं जो हैं बाघौरा नदी के घाटी में अवस्थित हैं। बस इतनी सी बात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा देखो, अजंता का जो टॉपिक है वो हमेशा काम का रहता है आपके। और हमने एक बात ये देखी है कि अगर कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न से संबंधित कोई ना कोई चीज़ अगले 2-3 साल में पूछ ली जाती है। तो जो 17, 18, 19, 20 और 21 के पेपर हैं, इनको तो आप अच्छे से पढ़ के जाना। हो सकता है इनका जो हर एक ऑप्शन है उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना, ताकि अगर इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो बन जाए। हमने देखा जब के कामराज पूछा तो फिर से के कामराज पूछ लिया था। अजंता लगातार पूछे हैं, जैन बौद्ध लगातार पूछे हैं। और ये जो अजंता है महाराष्ट्र में अवस्थित है, आपको पता है। और यहाँ चित्रकला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ की चित्रकला अजंता की। हमने पद्मपाणि जो बोधिसत्व उसका चित्र भी देखा था, कहाँ? अजंता में ही है। तो ये सारी बातें, ये वो गुफाएं बनी हुई हैं, बहुत शानदार गुफाएं, कभी देखने का मौका मिले देख के भी आना। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। मुरैना के समीप
स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला झटका ही पड़ के लग जाएगा, मुरैना कहाँ पे है। जो लोग एमपी के हैं उनको आसान है, लेकिन जो एमपी के नहीं हैं उनको तो मुरैना पता नहीं कहाँ पे है। और 64 योगिनी मंदिर, ये भी आप इतना विशेष खास तौर पर तो नहीं पढ़ते हो बहुत ज़्यादा, बस आपको एक जगह पढ़ोगे इसको, वो मैं बताता हूँ कहाँ पढ़ोगे। अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल विस्टा नई संसद भवन के निर्माण की बात चल रही है। तो ये संसद भवन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है। तो जैसे ही कोई चीज़ न्यूज़ में आती है तो उसका जो इतिहास है, उसके बारे में जो भी बातें वो आपको पढ़नी चाहिए। तो अगर सेंट्रल विस्टा जो है न्यूज़ में था तो आपको संसद भवन के बारे में पढ़ना चाहिए था कि संसद भवन क्या है, किसने बनाया है, कब बना है, ये सब बातें, क्या संसद भवन संसद के लिए ही बना था, ये सब बातें पढ़ने की आवश्यकता थी। अगर आपने पढ़ी होती तो शायद ये बन गया होगा आपसे, अगर नहीं पढ़ी होंगी तो मुश्किल पड़ेगा। पहला तो मुरैना एमपी का एक जिला है, और भिंड मुरैना जो है डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, बागी के लिए। आपने एक तोमर मूवी थी, पान सिंह तोमर, वो मूवी देखी है तो भिंड मुरैना की कहानी उससे जुड़ी हुई है। पहला कथन पढ़ते हैं। पूछा क्या है? सही पूछा कि निम्नलिखित में तो कौन सा सही है कच्छप घाट राजवंश। ये राजवंश भी केवल एमपी वाले जो एमपीपीएससी की तैयारी करते होंगे वही पढ़ते होंगे, कई बार तो वो भी बिना पढ़े चले जाते हैं। और ये आपसे यूपीएससी में पूछ रहे हैं। यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। ठीक है, अभी इसको रखते हैं साइड में। यह भारत में निर्मित एकमात्र, यहाँ से आपका काम हो सकता था। मैंने बोला है जब भी कोई एक्सट्रीम शब्द आए कि एकमात्र है, सभी हैं, केवल है, तो ये आपको ध्यान देना है। वो अगर आपको कभी गैस करना है, स्मार्ट गैस जिसको बोलते हैं, तो इनके आधार पर किया जा सकता है, तो इसको गलत कर सकते हैं। क्योंकि ये कौन देख का है पूरा भारत, होंगे और भी कई ज़्यादा मंदिर होंगे। बिहार में कई मंदिर हैं, गुजरात में एक ऐसा मंदिर है जो वृत्ताकार मंदिर है। तो 2 हो गया गलत। अब देखते हैं 2 से बन रहा है क्या। तो बन गया हमारा 2 से, तो आंसर होगा सी। याद रखिए इसका आंसर क्या निकलेगा, 1 और 4। सीधे 4 पर जाते हैं। क्या कहते हैं? इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। आपने जब अगर आप पढ़ते भारतीय संसद भवन के बारे में, क्योंकि सेंट्रल विस्टा न्यूज़ में था, तो आपको ये वाली लाइन तो कम से कम पढ़ने को मिलती, और शायद कच्छप घाट भी आपको मिल जाते। जो 64 योगिनी मंदिर है वो कहाँ पे है? मुरैना में अवस्थित है। बताता हूँ। कच्छप घाट शासकों के द्वारा बनाया गया है, और उस मंदिर का आकार वैसा ही है जैसा संसद भवन का। अभी उसका एक पिक्चर देख लेते हैं। और जो वैष्णव पूजा पद्धति है इससे संबंधित नहीं है, वो मंदिर संबंधित है शाक्त धर्म से। ध्यान रखना, शाक्त मतलब शक्ति माता की पूजा वहाँ पे होती है। ये रहा हमारा 64 योगिनी मंदिर। अब देखो एकदम संसद भवन के जैसा दिखता है डिट्टो। तो ऐसा ही वो यही लिखा है चौथा वाला पॉइंट कि इस भवन को देख के ऐसा लगता है कि संसद भवन इसी से प्रेरित हो। तो आपको देख लीजिए दोबारा से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संत फ्रांसिस जेवियर, ये जो संत हैं वो कहाँ के संत हैं? ये गोवा के संत हैं। अभी हाल ही में मतलब कुछ दिन पहले ही इनकी एक जयंती मनाई गई है। बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है। जब इनका त्यौहार होता है, इनका पर्व जब होता है, उस दिन सारे के सारे नेता किसी भी पार्टी को बधाइयाँ देना शुरू कर देते हैं गोवा वाले लोगों को। तो संत फ्रांसिस जेवियर जेसुएट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। लेकिन बस वही बात है कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा होगा तो फिर मुश्किल होगी। ये वाला कथन जो था वो सही है। उन्होंने किसकी स्थापना की थी? जेसुएट संघ की स्थापना की थी। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी चीन, हांगकांग में। ये जो दूसरा कथन है कि जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी, ये था गलत, कि संत जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी। अब अगर 2 आप यहाँ भी निकाल ले रहे हो तो आपका आंसर निकल आता कि 1 और 3 है। लेकिन ये वाली बात पता भी तो होनी चाहिए थी। या तो आपको पहला और तीसरा कथन पता हो, या फिर दूसरा कथन पता हो। तो इसको थोड़ा टफ कैटेगरी में आप रखो तो ठीक है। लेकिन आप अगर बना पा रहे थे संत जेवियर के बारे में, अपने जैसे जब भी कोई न्यूज़ हो किसी संत के बारे में, जब सभी नेता बधाइयाँ दे रहे हैं, तो आपको ज़रूर उनके बारे में पढ़ना चाहिए। यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर जरूर है। संत जेवियर को समर्पित एक गिरजाघर जरूर है। बस यही एक बात है कि वो उनकी मृत्यु जो थी गोवा में नहीं हुई थी, और गोवा के प्रसिद्ध संत थे। तो अपने आप में थोड़ा सा एक अलग फैक्ट बन जाता है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। इसी की मैं बात कर रहा था। एक पर्व मनाया जाता है, सभी लोग इसमें बधाइयाँ अपनी अपनी देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संरक्षण, उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था। एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी लाइन आपको सामान्य बुकों में, स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उन्हीं में मिल जाएगी कि कथन धौलावीरा के बारे में है। धौलावीरा जो है वो हड़प्पा स्थल है और कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ में अवस्थित है। एक आपने द्वीप सुना हो तो खादिर द्वीप है, खादिर द्वीप, उस द्वीप पर ये धौलावीरा अवस्थित है। अभी फिर से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। क्यों आ गया है? इसको विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है, तो आपको इसको फिर से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, धौलावीरा और उसके आसपास जो हों उनके बारे में। धौलावीरा में क्या था, वर्षा बहुत कम होती थी। जब वर्षा बहुत कम होती थी इनको जल का संचयन करना पड़ता था। तालाब बने थे, जलाशय बने थे, इंटरकनेक्टेड थे वो, और नहरों के माध्यम से पानी पहुँचाया जाता था। इस नगर की अगर एक कोई विशेषता आप याद करना चाहते हो तो वो वही थी जल संरक्षण के बारे में। तो ये तो बन सकता था क्वेश्चन। कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपण, ये तीनों भी कौन है? ये तीनों भी हड़प्पा स्थल हैं, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा ये रहा, ये जो जलाशय है ऐसे वहाँ जलाशय बनाते थे और इनको जोड़ के रखा जाता था धौलावीरा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त वंश से संबंधित है अगला प्रश्न। गुप्त वंश के पतन, अच्छा गुप्त वंश के पतन से संबंधित है, गुप्त वंश नहीं है। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में, आरंभिक 7वीं शताब्दी का मतलब 650 हम मान के चलते हैं पूर्वार्ध, 650 ईस्वी तक, आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक, जब हर्षवर्धन का उत्थान हुआ था तब तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? मतलब ये केवल वंश पूछ रहे हैं कि कौन कौन से राज्य का शासन था 7वीं शताब्दी तक और गुप्त वंश के पतन के प्रारंभ से। गुप्त वंश का पतन 6वीं शताब्दी हो गया, मतलब 100 साल के पीरियड में पूछ रहे हैं कौन कौन से वंश थे। पहला मगध है, मगध के गुप्त। दूसरा थानेश्वर के पुष्यभूति, थानेश्वर के पुष्यभूति तो होंगे क्योंकि जो हमारा हर्षवर्धन था इसी वंश का था, तो हर्षवर्धन से पहले पूछा है तो पुष्यभूति तो उसमें शामिल होंगे। देवगिरी की यादव पता हो भी सकता है, नहीं भी। मालवा के परमार ये नहीं होगा क्योंकि ये राजपूत वंश है और राजपूतों का उद्भव बाद में हुआ था काफ़ी। अगर आपको ये भी पता नहीं है कि 9वीं 10वीं और 11वीं शताब्दी से संबंधित हैं जो परमार हैं, तब भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये राजपूत वंश है और राजपूत काफ़ी बाद में आए थे हर्षवर्धन के। जब हर्षवर्धन की सत्ता समाप्त हुई थी तब राजपूतों का उदय हुआ था। तो जहाँ जहाँ 2 है वो हमारा ऑप्शन नहीं है, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ये दोनों गए। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, 1, 3, 4, 6 और 5 और 6। या तो आप 1, 3, 4 आपको पता हो या फिर 5 और 6 पता हो, तो हमारा निकल जाएगा। 3 हमको पता है, 3 है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। कन्नौज के मौखरी भी समकालीन थे। आपको पता होगा हर्ष की बहन जो थी राजश्री, उसका विवाह कन्नौज के मौखरी वंश में हुआ था, तो मौखरी वंश भी इनके समकालीन था। तो चौथा देवगिरी के यादव भी इसमें शामिल हो गए और वल्लभी के मैत्रक भी। अगर आपको सारे पता नहीं है तब भी आंसर आसान बनता था। ये वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें एक फ़ायदा है कि ऐसे जो ऑप्शन आते हैं वो थोड़े आसान पड़ते हैं, जबकि वैसे वाले जो मैंने आपको बताया था केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2, ये वाले जो ऑप्शन आते हैं थोड़ा टफ पड़ जाता है। इनसे आप ऑप्शंस के साथ ही खेल सकते हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना कि ऑप्शंस में क्या दे रखा है, क्या आप इसको एलिमिनेशन से निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों पर विचार की। पहला है बुर्ज होम, सामने लिखा है शैलकृत देव मंदिर। बुर्ज होम तो आप शुरुआत में ही पढ़ते हो, जो हमारा नवपाषाण युग है उसके बारे में। तो नवपाषाण काल में देव मंदिर तो था नहीं, तो बुर्ज होम का संबंध देव मंदिर से नहीं है। तो जहाँ जहाँ 1 है वो ऑप्शन नहीं होगा, वो आंसर नहीं होगा, ये दोनों नहीं हो सकते। 2 आपको अगर पता हो तो आपका काम हो जाएगा। जो चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला मिली है चंद्रकेतुगढ़ से, सही बात है। चंद्रकेतुगढ़ जो है उससे टेराकोटा कला प्राप्त हुई है। अगला गणेश्वर, यहाँ से ताम्र कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं गणेश्वर से, तो ये बात भी सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर निकलेगा इसका डी। याद रखिए आंसर क्या होगा? डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आजकल आप देख रहे होंगे, मैंने आपको बोला भी था कि 17 के बाद क्वेश्चन की प्रकृति जो है वो थोड़ी टफ हो गई है। टफ तो हुई है, ट्रिकी ज़्यादा हो गए हैं। आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ा होने के बावजूद आपको थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे ताकि उस आंसर तक आप पहुंच सको। अगर आप आलसीपन दिखाया तो आंसर तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विदेशी, जबकि दाएं भाग निम्न जाति की सिविल संहिता, मतलब सिविल संहिता ऐसा कुछ लिखा होगा, सिविल भी थी। अच्छा, मतलब सिविल कोड के बारे में बात कर रहे हैं कि मिताक्षरा ऊंची जाति का सिविल कोड जबकि दाएं भाग निम्न जाति का सिविल कोड था। तो गलत है, क्योंकि इन जो मिताक्षरा और दाएं भाग है इनका जाति से कोई लेना देना नहीं था। ये तो हिंदू धर्म के लिए बनाए गए थे। और दोनों का संबंध किससे था? दोनों का संबंध उत्तराधिकार से था। और किस बात से था? और इसके अलावा जो पीढ़ी में हमारा संपत्ति का बंटवारा होता है उससे संबंधित था। जॉइंट फैमिली के बारे में इन लोगों ने कई बातें लिखी हैं। तो पहला हमारा जो कथन है वो गलत है। तो जहाँ जहाँ एक है वो हमारा गलत हो गया है। तो ये दोनों गए। आंसर बचता है केवल 2 या केवल 3। पढ़ते हैं दूसरे। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाएं भाग में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। बात सिंपल है, लेकिन इतने शब्दों में लिखी है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये कहा है कि मिताक्षरा में अगर पिता जीवित हैं तब भी पुत्र संपत्ति मांग सकते हैं, भाई संपत्ति चाहिए पिताजी दे दो। और जो दाएं भाग है उसमें पिता के जीवित रहते हुए संपत्ति नहीं मांग सकते, मतलब जब तक पिता जीवित हैं तब तक पिता की ही संपत्ति है। यही बात सही है। जो मिताक्षरा है उसको विज्ञानेश्वर नामक लेखक ने लिखा है और इसका संबंध यज्ञवालक स्मृति से है, जबकि जो दाएं भाग है इसका संबंध पूर्वी भारत से है, बंगाल और असम, उस तरफ ये वाली ज़्यादा चलती है दाएं भाग। जो हिंदू कोड बिल है, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, वो मिताक्षरा पे ही आधारित है भारत का। अगला, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि अब निकल ही आया वैसे तो कथन गलत हो जाए, क्यों मेहनत करें। तो बी हमारा आंसर निकल आया है, केवल 2 सही है। फिर पढ़ लेते हैं। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्य की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाएं भाग व्यवस्था में किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्य दोनों की संपत्ति पर विचार करती है। तो गलत है, ये वाली बात तो सही नहीं है। तो क्या निकला आंसर? आंसर निकला बी, 8वें का आंसर है केवल 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? मध्यकालीन भारत के संदर्भ में पूछा है, आकार के आधार पर आरोही। आरोही मतलब बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा और उसके बाद आएगा बड़ा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। परगना का मतलब होता है परगना, सरकार और सूबा। अगर आपको तीनों पता नहीं तो सूबा तो पता होगा। सूबा का मतलब होता है प्रांत, और परगना का मतलब जिला टाइप से होता है, जिला जो रहता है। चलिए देखते हैं। जो परगना रहता है वो होता है गांवों का समूह, गांव का समूह। और जो सरकार होती है उसका मतलब होता है जिला। तो जहां भी हमको ऑप्शन मिलेगा परगना, सरकार और सूबा, अच्छा ए ही हमारा आंसर है। 90 का क्या आंसर निकलेगा? 90 का आंसर निकलेगा ए। ये जो मुगल काल था उससे संबंधित है। और इन सब से ऊपर क्या था? साम्राज्य था। साम्राज्य के अंदर कई सारे सूबे थे। सूबे के अंदर क्या होते थे? कई सारी सरकारें होती थी, और सरकार के अंदर परगना। अगर आप अभी के अकॉर्डिंग लोगे परगना तो फिर परेशानी आ सकती है, क्योंकि अभी परगना का मतलब दूसरा है, सरकार का मतलब सबसे बड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ क्या लिखा था? मध्यकालीन भारत में। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, हैदराबाद राज्य से आरकोट, एक ही शब्द है, आरकोट की निजामत का उदय हुआ था। देखो, हैदराबाद का जब कमज़ोर हुई थी तो
उससे छोटी छोटी रियासत बनी थी, तो आरकोट उसमें से एक रियासत थी। याद रखना, यहाँ क्या पूछा है, सही कौन सा है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था। हमने देखा था कि विजयनगर साम्राज्य का इतना बड़ा शासन था, काफ़ी बृहद क्षेत्र था, और आगे चल के जब विजयनगर साम्राज्य समाप्त हुआ तो मैसूर राज्य का उदय हुआ था। ये बात भी सही है। तीसरा, रोहिलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ। ये वाला अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है तो शायद काम हो जाए, या आपने पढ़ा भी रखा है कि जो राजा छत्रसाल थे चंदेल वंश के, उन पर रोहिलखंड के शासक मोहम्मद शाह बंगस ने आक्रमण किया था। तो मस्तानी बाई को भेजा था मदद मांगने के लिए। तो मस्तानी बाई मदद मांगने किसकी गई थी, बाजीराव प्रथम की। ये दूसरे पेशवा थे साहू जी द्वारा नियुक्त, क्या नाम था, बाजीराव प्रथम। इन बाजीराव प्रथम की सहायता मांगने गई थी। इनका शासनकाल जो था वो 1740 तक था, और पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली या दुर्रे दुर्रानी शामिल था। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि दुर्रे दुर्रानी मतलब अहमद शाह दुर्रानी था, उसके जीते हुए क्षेत्रों में रोहिलखंड बना था, जबकि रोहिलखंड पहले से था, मोहम्मद शाह बंगस पहले से मौजूद था, उसने तो अहमद शाह दुर्रानी की सहायता भी की थी। तो ये वाला कथन हो जाएगा गलत। आंसर क्या निकलेगा, आंसर 1 और 2 दोनों। अच्छा, अगर दोनों भी आपको पता होते तब भी निकला था, तब भी आसान बनता था। चलिए बढ़िया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाली लेखक नवनीत ने, अच्छा नवनीत नहीं है ये है नूनिच नाम है इनका, नूनिच, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नूनिच किसके टाइम पे आए थे, ये अच्युत देव राय जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे उनके समय आए थे। नवनीत के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं। कुश्ती में खूब कुश्तियाँ लड़ा करती थी महिलाएं, ज्योतिष शास्त्र में इसमें भी थी, मतलब महिलाओं की अच्छी स्थिति थी विजयनगर साम्राज्य में। ये बातें दर्शा रही हैं। लेखक अगर कुश्ती कर रहे हैं तो बाकी सारे काम तो आसान बन जाएंगे ना। भविष्यवाणी भी किया करती थी, तो चारों के चारों इसमें शामिल हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा डी। याद रखिए, नूनीच ने कहा था कि कुश्ती भी लड़ती थी, ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र और भविष्यवाणी तो लगभग समान हो गए, और लेखाकरण भी करती थी। तो ये आंसर आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं। जितने भी विदेशी शासक हैं, शुरुआत में क्या हुआ, एक बार हमने देखा है फाहियान से क्वेश्चन आया, एक बार वेनसांग से आया, इस बार नूनिस से आया। अब जो तुर्की और अरबी विदेशी शासक थे, सुलेमान उलेमान, उनके बारे में भी आप एक आध बार देख लेना, क्योंकि वहाँ से क्या आया है। ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि शासकों के बारे में जो मेन बातें कही हैं, एक एक दो बातें बस पता लगा लेना। अगर आप एक एक दो बातें भी उनकी याद करने में सक्षम रहे, समझने में सक्षम रहे, तो प्रश्न आसान बन सकता है आपके लिए। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था। सही है, लेकिन उसने सिंधु नदी पार नहीं की थी। क्यों पार नहीं की थी भाई? एक्चुअली जो इल्तुतमिश था, इससे मदद मांगने आए ख्वारिज्म के युवराज। इल्तुतमिश ने कहा ठीक है, मदद दे देता हूँ भाई, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे ही देखा कि पीछे चंगेज खां की सेना दौड़ते हुए आ रही है, तो उसने कहा कि इसको मदद देने का मतलब है चंगेज खां का आक्रमण स्वीकार करना। मंगोल शासक था, खूंखार आदमी था, प्रसिद्ध तो था। इसने कहा मेरे को नहीं देना भाई, सहायता भाई था। भाड़ में गई अच्छा ही, मैं तो बुरा आदमी सही, तेरी सहायता नहीं कर सकता मैं, बस क्योंकि तेरे पीछे इतनी सेना चली आ रही है, मैं क्यों तेरा मदद करूंगा। तो इसने ख्वारिज्म के जो युवराज थे उसको वापस भगा दिया था। तो चंगेज खां ने भी दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था। बस ये पॉइंट याद रखना है कि सिंधु नदी तक आया था, लेकिन दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था। तो जहाँ जहाँ एक है वो हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ दोनों एक हैं, तो ये दोनों गए। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। देखो, इस वाला कथन लगभग सही है, बस एक ये नाम गलत है। तैमूर का अगर आपको आक्रमण याद हो तो 1398 में हुआ था। अगर नहीं हो तब भी पता होना चाहिए, क्योंकि तैमूर ने एक ही बार आक्रमण किया है, 1398 ईस्वी में किया था। उस टाइम पर नसरुद्दीन महमूद शासक हुआ करता था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तो बहुत पहले वाला शासक है, लगभग 1325 से 1351 के आसपास शासन रहा है इसका। तो ये तो नहीं हो सकता। आंसर 2 हो गया गलत। तो जहाँ 2 है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बचा हमारा? ए, केवल एक हमारा आंसर बचा। फिर भी पढ़ लेते हैं तीसरा। विजयनगर साम्राज्य के देवराज
के शासन, एक्चुअली कृष्णदेवराय है, साम्राज्य के कृष्णदेवराय के शासन काल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। ये भी गलत है, क्योंकि वहाँ पर जब वास्को डी गामा आया था तब जमोरिन का शासन हुआ करता था कालीकट में। आपको पता 1498 में ये आया था। सोचो 1498 में आया, 1398 में ये आया। तो आपको ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा शायद आसान लगता अगर आप बना पाते तो। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, सब कुछ डिपेंड करता है आपने कैसे पढ़ाई की है और कैसे आप वहाँ सोच रहे हो। अगर आप बहुत प्रेशर लेके गए हो कि 100 के 100 अटेम्प्ट करना है, 100 के 100 अटेम्प्ट करना है, तो अगर एक भी कुछ गड़बड़ होता है तो आप रोने वाले हो। लेकिन अगर आप ये सोच के गए हो कि मुझे 60 के आसपास ना सही करना है नेट, क्योंकि 120 अगर आप लेके आ रहे हो तो पूर्णता आप सुरक्षित हो। मतलब पूर्णता तो अतिवादी शब्द हो गया, तो ये गलत हो जाएगा ऐसी नहीं है, सही कह रहा हूँ। जो अभी टाइम चल रहा है 100 के नीचे ही कट ऑफ रह रहा है। तो अगर आप 55 से 60 के बीच में सही लेके आते हो, नेट सही करते हो क्वेश्चन 55 से 60 के बीच में, तो आप मान के चलो आप एकदम सेफ जोन में पहुंच जाओगे। तो आपको 100 टारगेट नहीं करने हैं, आपको 55 से 60 के आसपास नेट सही टारगेट करने हैं। गलतियां जितनी कम हो उतनी कम करना है। अब ऐसा नहीं हो गलतियों के डर से बिल्कुल ही लगाना छोड़ दें, 50 ही लगा के हमारे 50 सही है, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको लगता है गलत नहीं है, लेकिन आप लगा के आते हो 85, पता चला 35 गलत हो गए। ये भी कई बार हो जाता है। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है, एकदम एवरेज रूप से सोचना है, बहुत विशिष्ट नहीं सोचना है और बहुत कम नहीं सोचना है, ठीक है। और एग्जाम हॉल में प्रेशर का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो ऐसा घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इतना पढ़ा है, अगर आपको से नहीं बनेगा तो बाकी लोगों से वो नहीं बन रहा होगा, बाकी लोगों के लिए भी टफ होगा। आप जैसे इंसान वैसे बाकी लोग भी हैं। या तो स्वयं ब्रह्मा जी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आए हैं तो 100 के 100 वो तो आंख बंद करके भी गोला भर देंगे, क्योंकि उनको पता है कौन से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन आप जैसे ही लोग एग्जाम दे रहे हैं, बस ये बात आपको दिमाग में रखनी हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, ASI द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया, सही है। और 4 लिखें, हाँ तो सही है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या ही पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में ही ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव या संकल्प पारित किया गया था। इसको शुरू करने में ये भी हमने देख लिया किस किस की भूमिका थी। क्रिप्स मिशन की थी, जापान के आक्रमण का भय था। गांधी जी ने कहा कांग्रेस से कि ऐसा है कि चलो शुरू करते हैं, नेहरू जी वल्लभ भाई पटेल शुरू कर लो आंदोलन, अभी जब जापान का आक्रमण हो रहा है तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो सब बोले नहीं, बेचारे अंग्रेज जो हैं परेशान हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं अंग्रेज़ों को। अब अंग्रेज परेशान है, युद्ध में जीत रहे हैं, हम इसके खिलाफ आंदोलन करना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। गांधी जी का भेजा सटक गया, उन्होंने कहा था मुझे सटक ली, क्यों? क्योंकि भाई वो हमको इतना पीट रहे हैं, अभी भी तुमको समझ में नहीं आया। और उनने फिर गुस्से में कहा कि अगर आंदोलन शुरू कर रहे हो कर लो, नहीं तो इस देश की रेत से मैं कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस के पांव एकदम जमीन से, पांव के तले जमीन खिसक गई। बोले अब तो गड़बड़ है, गांधी जी जो तुम कहोगे वो करेंगे। कल ही बैठक बुलाते हैं, ऐसे हालात हो गए थे, तब जाके भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत छोड़ो आंदोलन से 3-4 बार हमने क्वेश्चन देखा है पिछले 11 साल में, तो आप इसको फिर से अच्छे से पढ़ के जाना। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेंस से संबंधित है? मतलब ये पूछना चाह रहा है कौन निम्नलिखित में से सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेंस से सॉन्ग्स फ्रॉम प्रेजेंस से संबंधित है? कौन है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और सरोजिनी नायडू। ये जो किताब है बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं इस किताब को, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन को, मतलब जेल से लिखे हुए गीत। इसको लिखा था महात्मा गांधी द्वारा। कहाँ से? यरवादा जेल में से इसको लिखा गया था। महात्मा गांधी ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, बस यही शायद आपको लग रहा होगा कि यही बच रही थी और ये उनने पूछ ली है। तो इतना डिटेल में पढ़ना मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर आपने पढ़ा था तो फिर वही बात है, पढ़ा था तो ही बनेगा, अन्यथा ये क्वेश्चन थोड़ा टफ तो बन रहा था और थोड़ी दिक्कत तो होती है इस क्वेश्चन बनाने में। क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में आप उनके आंदोलन पढ़ते हो, बाकी सब पढ़ते हो और उनकी कई सारी आप बुक्स भी पढ़ते हो, सत्य के साथ मेरे प्रिय हो गए, हिंद स्वराज है, ये सब बुक्स भी आप पढ़ते हो। लेकिन ये एक नई बुक थी जो पूछी गई थी। बाल गंगाधर तिलक गीता ऐसे लिखी है। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है
ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक है, वो उनके द्वारा लिखी गई है। सरोजिनी नायडू को स्वर कोकिला कहा जाता था, भारत की स्वर कोकिला थी। 1925 में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अब आप मुझे एक प्रश्न का आंसर दो कि 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन किस जगह पर हुआ था, ये आप मुझे आंसर दोगे। मैंने आपको ये बता दिया कि ये 1925 में प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और पहली महिला एनी बेसेंट थी, वो आयरलैंड से संबंधित थी, और 1917 के अधिवेशन में वो अध्यक्ष बनी थी। आपको आंसर देना है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है तो आंसर जरूर देना। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये मदनपल्ली भी न्यूज़ में था इसलिए इसको पूछ लिया था, थोड़ा विवाद वाली भी खबर थी इससे। तो ये मदनपल्ली न्यूज़ में था तो इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना था। अगर आप मदनपल्ली के बारे में पढ़ते तो हो सकता है हो। ए ऑप्शन है, पिंगाली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन किया। देखो आपको ये तो पता है कि पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज को डिज़ाइन किया, लेकिन वो पूछ रहा है कि मदनपल्ली में किया, ये तो फिर दिक्कत वाला बात हो जाती। आपको ये पता है कि असहयोग आंदोलन के आसपास किया था, और वो कहाँ किया था? वो किया था विजयवाड़ा में। तो ये कथन हो गया है गलत। तो 15 का हम ए ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। दूसरा, पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये तो आप एलिमिनेट कर लोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो जनता के द्वारा किया गया था, कोई नेता बचा ही नहीं था, सबको अंग्रेज धर के ले गए थे गाड़ी में कि चलो भाई ससुराल चलना है। तो कैसा किया होगा? तो ये वाला थोड़ा आसान बनता। और जो पट्टाभी सीतारमैया थे वो तो प्रथम पंक्ति के नेताओं में शामिल होते थे, और उनको तो सबसे पहले ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। त्रिपुरी संकट यानी पट्टाभी सीतारमैया भी इनका भी योगदान था। क्यों? क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके विरोध में गांधी जी के जो उम्मीदवार थे वो पट्टाभी सीतारमैया ही थे, अगर आपको ये वाली बात पता हो तो। अगला, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला में अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये तो आपको पता है कि बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया राष्ट्रगान का, लेकिन कहाँ बैठ के किया, ये क्वेश्चन है। तो अभी स्टैंड बाई पर रख लो। अगला, मैडम ब्लावात्स्की तथा कर्नल अल्कॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में गठित हुई थी। कहाँ पे बनी थी? अमेरिका में बनी थी। और भारत में इसका मुख्यालय कहाँ बना था? भारत में इसका मुख्यालय बना था मद्रास के अडेयार में। तो हमारा आंसर निकला सी। तो एलिमिनेशन से इसका आंसर निकल सकता था, अदरवाइज मदनपल्ली में तो थोड़ा मुश्किल पड़ता। न्यूज़ में यही बात थी कि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये बात न्यूज़ में थी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे? हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे जो बाद में बैथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। बैथुन फीमेल स्कूल की स्थापना बैथुन जी ने की थी। तो कौन था? तो इसका तो आपको पता होगा कि अगर इनमें से आपको तुक्का भी लगाना पड़े तो आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे जाओगे, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए काम किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका आंसर होगा। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर का संबंध है नहीं है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही आंसर होगा, हमको पहले मिल गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी, आ गया शब्द लो, अगर इसको ऐसा भी कर दोगे तब भी ठीक रहेगा, सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। तो गलत बात है, सभी महिलाओं के लिए नहीं की गई थी, केवल कुछ महिलाओं के लिए की गई थी। बस पॉइंट याद रखना है कि 1919 में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। तो भारत में आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब दिया गया, तो 1919 में। ये तो आप पढ़ते हो, लेकिन क्या आपने कभी ये पढ़ा कि 21 साल की सभी महिलाओं को दे दिया? तो ये आंसर, ये कथन गलत हो गया। जहाँ जहाँ एक है वो हमारा नहीं हो सकता। अच्छा, ये केवल 1, 2 और 3, अच्छा 3 तो है ही नहीं इसमें। अच्छा, ये केवल 2 है, इसको गोली मार दो। हाँ, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना 1 ना 2। तो केवल 1 वाला गया, 1 और 2 दोनों वाले गए। अब ना तो 1 ना तो 2 वाला नहीं बन सकता, केवल 2 इसका आंसर हो सकता है। देखते हैं,
मतलब या तो ना तो 1 ना 2 बनेगा या फिर केवल 2 बनेगा। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया था, तो ये वाली बात सही है। तो हमारा आंसर हो गया केवल 2, ओनली 2, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ थोड़ा सा गलत दे रखा है तो इसका ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जितने भी एक्ट हैं आप देख रहे हैं, उन एक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप 1773 से लेके 1935 तक जो एक्ट हैं वो आपने पढ़ तो रखे ही हैं। तो उनमें एक दूसरे से क्या अंतर है, मतलब 13 का 33 से क्या अंतर है, 33 का 53 से क्या अंतर है, फिर 58 का 91 से क्या अंतर है, 92 से क्या अंतर है, ये सब आपको पता होने चाहिए। 61 वाला, फिर इधर 1909, 1919 और 1935, ये तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए, अनिवार्यता पढ़ना चाहिए। अभी तक नहीं भी पढ़े हो, वैसे पढ़ लिए होंगे, 10-12 बार रिवीजन भी कर लिया होगा, लेकिन अगर अभी भी नहीं पढ़े हो तो इनको पढ़ के ज़रूर जाना एक्ट को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, ये नाम जरूर आपने सुनोगे, शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। तो क्या थे ये? INA मुकदमा आपने सुना होगा, लाल किला मुकदमा, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उन पर ये मुकदमा चलाया गया था, और ये तीनों क्या थे? उस सेना के, उस आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में नहीं, गलत बात है। दूसरा 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में, तो ये भी गलत है। अगला, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में, नहीं। अगला है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में, सही है। तो इसका आंसर क्या है? डी है। और इन्हीं पर आज़ाद हिंद मुकदमा भी चलाया गया था, और इनका नेतृत्व किसने किया था? भूलाभाई देसाई ने। इनको सज़ा भी हुई थी, लेकिन बाद में गवर्नर ने, वायसराय ने इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का, 19वां क्वेश्चन है हमारा। 17वीं शताब्दी से पहले के पहले चतुर्थांश में, 17वीं शताब्दी का पहला चतुर्थांश का मतलब होता है 1625 तक, 1625 तक में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना था? तो आप ये देखो कि 1625 तक अंग्रेज बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हुए थे। अभी वो अपना जो अस्तित्व है बना ही रहे थे। सूरत, भरूच, मसूलीपट्टनम, यहाँ अपनी फैक्ट्री बना रहे थे। अभी तो व्यापारी कंपनी थी, अभी वो उस मूड में नहीं थे कि आतंक फैलाना है, देश पर कब्जा करना है। अभी शुरुआत में धीरे धीरे भारत को समझ रहे थे। ठीक है, कंपनी का कारखाना स्थित था, कहाँ था? भरूच में था। चिक्का कौल यहाँ नहीं था। तिरुचिरापल्ली भी तो काफ़ी बाद में आया था, मतलब 50 के बाद, 1650 के बाद ये दोनों क्षेत्र पर कब्जा हुआ था। तो ये दोनों क्षेत्र कब्जे में आए थे, तब उनने कारखाने बनाए थे। तो आंसर निकलेगा हमारा केवल 1। तो ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हुए 2021 तक के। हम लोगों ने 2011 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस को सफलतापूर्वक डिस्कस किया है। आप लोगों को अगर कोई सुझाव देना तो सुझाव दे सकते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, सब बताएं। बस उद्देश्य एक है कि आप लोग ये समझें कि यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उनका ट्रेंड है। हम चाहते तो आपको ट्रेंड ना एक पेज पे लिख के इतने क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो समझा सकते थे। लेकिन सही तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन ही देखो और अपने मन में, अपने मानसिक स्तर पर इसको समझो कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अपने आप उसको ट्रेंड को पकड़ पाओगे। चलिए तो फिर आज आप मिठाई खा सकते हो। अब तो क्या है, हिस्ट्री के कम से कम क्वेश्चन आपने सुन लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अब बाकी क्वेश्चन आप अलग से वीडियो में आपको मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, तो चिंता मत कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी और नई सीरीज़ के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।